फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब स्टडी ऑफ मोशन। तो इस मैकेनिक्स में हम जो भी फोर्सेस कंसीडर करने वाले हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पे आज करेंगे। तो बेसिकली जो फोर्सेस हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन जिसको हम बोलेंगे फोर्सेस एक्सर्टेड बाय फील्ड, यानी फील्ड फोर्स, एंड दूसरी टाइप होगी दैट विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स। बॉडी के कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा दैट विल बिकम कॉन्टैक्ट फोर्स। अब फील्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फील्ड फोर्स? जो फोर्स फील्ड एक्सर्ट करेगी। अभी फील्ड मतलब क्या, हमारे फिजिक्स में फिर से कल भी वही डिस्कस किया था कि पूरा मैटर एटम से बना है, एटम में कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास क्या है, सिर्फ मास है एंड दूसरा चार्ज है। ठीक है, तो मास क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगर रेस्ट में तो, एंड अगर मोशन में सेट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब फील्ड की वजह से जो भी फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट होते हैं या फिर हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं वो एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड के होंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, यानी चार्ज की वजह से। फिर वो रेस्ट में है या फिर मोशन है, उसमें अगर रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अगर मोशन में तो मैग्नेटिक फोर्स, कंबाइनली हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली हम इस टॉपिक में स्टडी नहीं करेंगे, उसको पढ़ने के लिए हमने अलग से 12th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट का बुक बनाया है। लेकिन जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स अपन पढ़ते हैं, मतलब इन जनरल ऐसे बोला जाता है जितने भी मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस है, मैक्रो मतलब बड़े बड़े लार्ज फोर्सेस है, उनमें से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ देंगे तो बाकी सारे फोर्स का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है। समझ में आ रहा है? मतलब फिजिक्स में हम जितने सारे फोर्सेस पढ़ेंगे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के, देन मॉडर्न फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स छोड़ के जो भी फोर्सेस बचते हैं वो क्या होंगे, हर बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो दूसरा पार्ट आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसके साथ हम लिख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसी नेचर के होते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक बॉडी है, दूसरी बॉडी को ऐसे दो बॉडीज है और वहां पे उनको क्या कर रहे हैं, हम एक बॉडी के बाजू में दूसरी बॉडी प्लेस किए, पहले बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, दूसरी बॉडी भी डिस्प्लेस होती है। तो पहले बॉडी से दूसरे बॉडी तक ये फोर्स ट्रांसमिट किसने किया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का जो फोर्स था, एंड उसका नेचर क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स में फिर से चार्जेस ही है, मतलब उसका नेचर भी क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन बाय वर्च्यू ऑफ चार्जेस, एंड उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स हमें दिखने के लिए, पढ़ने के लिए अलग लगता है, बट उनका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स जो हम मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं वो कौन से होंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होगा और टॉपिक में हम उसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, और वो रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे अभी मैंने शो किया था, उसको बोला जाएगा कांटेक्ट फोर्स। उसको छोड़ के कभी कभी हम किसी ब्लॉक को एक स्ट्रिंग का यूज करके कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रिंग में डेवलप होने वाला जो टेंशन होगा वो भी क्या बनता है, कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि टेंशन कब डेवलप होगा स्ट्रिंग में, अगर स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द एनी अदर ब्लॉक है, उस ब्लॉक को स्ट्रिंग टाई करके अगर हमने रख दी है तो उस केस में क्या होगा, ब्लॉक के वेट की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, एंड स्ट्रिंग अगर ब्लॉक से कनेक्ट ही नहीं की तो टेंशन डेवलप ही नहीं होगा। मतलब जब तक ब्लॉक का एंड स्ट्रिंग का टेंशन कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब तक वहां पे क्या होता है, टेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में और एक आएगा दैट इज वेरी गुड फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन के बाद में और एक होता है दैट इज एनआर, नॉर्मल रिएक्शन। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जो कांटेक्ट फोर्स है इसी के ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या करेंगे, ये चार टाइप के कांटेक्ट फोर्स कंसीडर करेंगे, बट कांटेक्ट फोर्स की टाइप अपन देख रहे हैं, मतलब ये कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा, इसके दो टाइप फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इतने सारे फोर्सेस के बारे में हमें इस टॉपिक में डिस्कशन करना है। अभी फील्ड फोर्स में पहले क्लियर किया है मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कोई पार्ट हम एनएलएम में नहीं देखने वाले, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो फोर्स आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे फील्ड फोर्स में कौन सा फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, और उसका नेचर हमें मालूम है, इज ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हर बार जी अमोनियम टू अपन आर स्क्वायर का एम जी अमोनियम टू अपन आर स्क्वायर का एम जी, बोथ आर सेम।
बट हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, mg यूज करेंगे, ठीक है। डस्टर गिवन चलो, हो गया। नेक्स्ट रीडिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स इट मीन्स व्हाट, जब बॉडी का एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट होगा तो उसके साथ जो फोर्स होता है उसको बोला जाएगा कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। राइट डाउन कांटेक्ट फोर्स व्हेन वन बॉडी इज इन कांटेक्ट विथ अनदर बॉडी, then they exert forces on each other, then they exert forces on each other. तो इस टाइप का अगर फोर्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कंडीशन क्या है, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स को समझते हैं, बाद में इसका डिस्कशन हम ज्यादा नहीं करेंगे, फ्रिक्शन एंड एनआर का ही डिस्कशन करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सरफेस है एंड इस सरफेस को हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फिंगर प्रेस कर रहे हैं, ये अपना बोट है आता था, ठीक है, एंड उसको ऐसे हम प्रेस कर रहे हैं, सरफेस को हम प्रेस कर रहे हैं, मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है। तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि एनएलएम में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो हम कंसीडर नहीं करते, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस हमें कंसीडर करने पड़ते, ठीक है। तो जब हम इसको प्रेस करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सरफेस भी क्या करेगा, इसको कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है ये बनेगा कांटेक्ट फोर्स, और हम हर बार क्या करेंगे, फिर ये कांटेक्ट फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। क्यों रिजॉल्व करेंगे, आपलं ठरलंय वेक्टर पासून की कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर है, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट नहीं हो रही है, वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट अगर नहीं हो रही है, तो हमें हर बार क्या करना है, उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने। कौन से कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक अलोंग एक्स एक्सिस है तो दूसरा अलोंग वाई एक्सिस होता है। कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एंगल दिया जाता है, तो एंगल एक तो एक्स के साथ देंगे या फिर वाई के साथ देंगे, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा से कॉस थीटा एंड रिमेनिंग कंपोनेंट कौन होगा। तो उस तरह से इस कांटेक्ट फोर्स को जब भी हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो जो कंपोनेंट सरफेस को परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होता है उसको बोला जाता है एज ए नॉर्मल रिएक्शन। तो नाउ ऑनवर्ड जो भी हम नॉर्मल रिएक्शन हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रॉब्लम में कंसीडर करेंगे वो एक्चुअल में ओरिजिनेट कहां से हो रही है, कांटेक्ट फोर्स से। एंड उसके साथ में दूसरा जो कंपोनेंट रहेगा जो गिवन सरफेस को पैरेलल है उसको हम बोलेंगे एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स ही है, कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट ही है, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, एक एक्ट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड दूसरा एक्ट होता है पैरेलल टू द गिवन सरफेस। अगर सरफेस को परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो कौन है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर सरफेस को पैरेलल है मतलब कोण आहे, तर इथून पुढे आयुष्यभर मरेपर्यंत लक्षात ठेवायचं, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द गिवन surface. Frictional force always acts parallel to the given. Frictional force always acts. Frictional force and normal reaction. Very good. Normal reaction. Cap. Normal reaction. नॉर्मल म्हणजे परपेंडिकुलर, तो कळायला पाहिजे, बट परपेंडिकुलर किसको, हॉरिजॉन्टल को नहीं, सरफेस को। मतलब अगर सरफेस मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लिया तो वो वर्टिकल आएगी, लेकिन सरफेस अगर ऐसे इंक्लाइन हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन इसको परपेंडिकुलर जाती है, ठीक है। अगर मैंने इंक्लिनेशन इस डायरेक्शन में दिया तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है। अगर हमने बोला कि सपोज एक कंटेनर है, पीट है, पीट खायचं नहीं बरं का, ठीक है, खड्डा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया है, दो स्पेरिकल बॉडी को प्लेस किया है। ये स्पेरिकल बॉडी समजावून घ्या, ठीक है, दोन दीड चेंबर आहे, ठीक है। ये फर्स्ट स्फीयर है ए, ये दूसरा स्फीयर है बी। इधर का सरफेस ही उसको अपन N1 बोल रहे, इधर का सरफेस ही वो 2 बनेगा, इधर का सरफेस ही वो 3 बनेगा। तो कंडीशन क्या है, जहां जहां पे कांटेक्ट आएगा वहां पे कांटेक्ट फोर्स आएगा, जहां जहां पे कांटेक्ट आएगा वहां पे
कांटेक्ट फोर्स आ गया मतलब उसके कंपाउंड्स आएंगे हर बार, एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, दूसरा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की केस ये होती है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे इसलिए हम उसको कंसीडर अभी नहीं कर रहे। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसका काम होता है, क्या काम होता है? अपोज करना। किसको अपोज करना? मोशन को अपोज करना, क्या? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शन हम एनएलएम के बाद में एज ए सेपरेट टॉपिक उसको डिटेल में पढ़ने वाले, तो यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है? इट अपोजेस द मोशन, नहीं, रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। कसं? बघा, एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, एंड ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग टाई करके उसको एफ इतने फोर्स से आगे खींच रहे हैं। तो यहां पे केस क्या होगी कि ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है एंड ये गिवन सरफेस है, इन दोनों के बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो पीछे की डायरेक्शन में एक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एंड सरफेस, इन दोनों के रिलेटिव जो भी मोशन है उसको अपोज करने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन करता है। उसको अपोज करने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन करता है। लेकिन अगर हम रिलेटिव की जगह पे ऐसे बोलेंगे कि विच अपोजेस द मोशन, तो उससे क्या होगा? आपल्याला वाटेल की हर बार फ्रिक्शन फिर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे केस क्या है कि हम नीचे का ब्लॉक खींच रहे हैं, तो ऊपर का ब्लॉक साथ में आएगा या तिथंच राहील हवेत? डिपेंड करल। अगर दोनों सरफेस एक्सट्रीमली स्मूथ है तो हम नीचे का खींच लेंगे, ये नीचे आके गिरेगा। लेकिन अगर थोड़ा खड़बड़ित है, मतलब दोनों के बिटवीन थोड़ा फ्रिक्शन है, तो क्या होगा? हम नीचे के ब्लॉक को खींचेंगे, ऊपर का ब्लॉक अपने आप खींचा हुआ चला आएगा। कैसे? उसको कौन लेके आ गया? वेरी गुड। कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन तो लेके नहीं आएगी, कौन लेके आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो मुझे बोलो कि ये अगर सेकंड ब्लॉक है तो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 इन दोनों के बिटवीन का फ्रिक्शनल फोर्स ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा? क्यों? उसको तो अपोज करना है। किसको अपोज करना है? मोशन को नहीं। किसको अपोज करना है? तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, नीचे का ब्लॉक सरकता हुआ जाएगा, मतलब उन दोनों में रिलेटिव मोशन परफॉर्म होगी। अगर सरफेस खड़बड़ित बना मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, तो वो रिलेटिव मोशन परफॉर्म होने के लिए अपोज करेगा, मतलब परफॉर्म होने नहीं देगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों के लिए इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। एकच बॉडी है, एकच मोशन है, फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स की दो डायरेक्शन। कस काय असं असतं? कंडीशन क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, मोशन को अपोज करना नहीं। ठीक है, आता याला जास्त डोक्यात घेऊ नका। मी सांगितलं की एनएलएम के बाद में एज ए फ्रिक्शन हम सेपरेट टॉपिक ही पढ़ने वाले। ठीक है, बस यहाँ पे आ रहा इंट्रोडक्शन में तो इंट्रोड्यूस कर दिया। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इसका काम होता है टू अपोज रिलेटिव मोशन। तो नॉर्मल रिएक्शन का काम क्या होगा? कौन है? क्या होगा बोलो? टू बैलेंस एमजी सर, टू बैलेंस एमजी। हो शुभम, वेरी गुड। टू बैलेंस एमजी। बैलेंस एमजी को बैलेंस करने के लिए वो प्रोड्यूस नहीं होता है, एक्ट नहीं होता है, वो बैलेंस कर देता है। कड़ा ना? बट वो एक्चुअल में इंड्यूस क्यों होता है? क्योंकि उसको ये कॉन्टैक्ट फोर्स में हम फिंगर को प्रेस करते टाइम जो एफर्ट्स ले रहे थे, मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, वो उसको अपोज करता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स के दो काम होंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? अप्लाइड फोर्स जो है उसको अपोज करेगा, मतलब उसके एफर्ट्स कम करेगा। एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? ये जो यहाँ पे स्लिपिंग हो सकती थी, अगर ये सरफेस स्मूथ है, पाणी टाकलं मेटलवर आणि मग आपण प्रेस करायला लागलो, काय होईल? फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा एंड स्लिप हो जाएगा। तो वो स्लिप नहीं होना चाहिए, इसलिए कौन एक्ट होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसके बाद में हम कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। ठीक है, डिस्कशन रहेगा अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। बट नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आती है क्लियर हो रहा है। बट अजून एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जब हम आगे कंसिडर करेंगे तो हर बार हम कंसिडर करेंगे कि एक बॉडी है, उसको रख दिया तो उसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट होगा एंड उसको बैलेंस कौन करेगा? n। तो ये n एंड mg एक दूसरे की क्या होती है? एक्शन रिएक्शन पेयर। असं वाटतं आपल्याला, पण तसं नसतं। ठीक है ना? ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं करते। एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म क्यों ऐसे? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करने के लिए कंडीशन ये होती है कि एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक्शन भी mg इसी बॉडी की है, रिएक्शन भी उसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं करेगा। ये फर्स्ट रीजन हो गया। दूसरा, जब भी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म होती है तो जो फोर्सेस उसको फॉर्म करेंगे वो सेम नेचर के होने चाहिए। अब यहाँ पे mg वाला जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फील्ड का फोर्स है,
ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, तो वो क्या है, फील्ड का फोर्स है, बट नॉर्मल रिएक्शन कौन है, कांटेक्ट फोर्स है, मतलब वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं करते। ठीक है, चलो आगे। अभी हमें आगे फ्री बॉडी डायग्राम पढ़नी है, उससे पहले नॉर्मल रिएक्शन हर बार आने वाली थी, तो वो क्यों लेनी है, कहां से इंड्यूस्ड होती है, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली कांटेक्ट फोर्स इस क्राइटेरिया में आती है, इस पार्ट में आती है। एंड इसको ड्रॉ करते टाइम हर बार हम क्या करेंगे, अगर दो बॉडी का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो गया तो सरफेस को परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल डायरेक्शन में हमें क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम कुठे गेली, ठीक है, क्या ये खड्डा, हाँ ये चेंबर, स्फेरिकल चेंबर, एंड ये आधा चेंबर, हर्टची चेंबर असतात ना बाहेरमध्ये, ते चेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोला है, इसको क्या बोला था, ए, ये क्या है, बी है। ठीक है, तो अभी देखो कांटेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे कांटेक्ट आ रहा है, ऍक्च्युअली एकाच पॉइंट में टच करता है, तुम्हाला असं वाटू शकते की नाही सर 2-4 पॉइंट आहेत म्हणून। ठीक है, यहाँ पे वो टच कर रहा है, इस पॉइंट को अपन पी बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये स्फीयर है, इस सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, तो सरफेस क्या करेगा, उसको कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आएगी। नॉर्मल आएगी मतलब परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस आएगी, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट सरफेस होगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगी। कळतंय सपना, कशाला कळलं नक्की, नाही तर आता मला काय सांगू, शब्द संपलेत माझे। ठीक आहे, पॅरलल परपेंडिकुलर कळतं ना, नक्की काही प्रॉब्लेम नाही आहे। परपेंडिकुलर म्हणजे सरफेस सोबत 90 डिग्री एंगल बनला पाहिजे, एंगल कर दो। ठीक, चलो अब ये सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, और एक इसको हम क्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्फीयर का एंड इस सरफेस का कांटेक्ट आ गया, तो ये भी क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ पे जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, N2। N2 का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सेकंड सरफेस। उसके बाद में यहाँ पे भी एक कांटेक्ट आ रहा है, कौन है ये, R। तो ये सरफेस भी क्या करेगा, अगेन नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। कहाँ पे होगी नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब आशी, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, आशी रिएक्शन, थर्ड, तो आशी रिएक्शन बनेगी N3। ठीक है, और कोई कांटेक्ट है इनको छोड़ के, वेरी गुड। कहाँ पे है, इन दोनों के सरफेस पे। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेंगे। तो अगर ए बी के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, एंड अगर बी ए के ऊपर एक्सर्ट करेगा तो, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एंड परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, अगर वो सरफेस फ्लैट है तो, अगर वो कर्व आ गया तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर में से पास होती है वो ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, ऑप्टिक्स में भी सेम कंडीशन है, जब हम मिरर्स पढ़ते हैं, है कि नहीं, इस पॉइंट पे नॉर्मल लेना है, तो नॉर्मल का रूल क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट में से एंड ओरिजिन में पास होनी चाहिए, तब वो नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, आता नॉर्मल म्हणजे फक्त काय असतो, एक्चुअल में ये सरफेस पे हमें नॉर्मल चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको टेंजेंट लेते हैं। अब टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, वेरी गुड, रेडियस 7th स्टैंडर्ड मध्येच होतं बरोबर। रेडियस टेंजेंट को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के बिटवीन का एंगल हो गया 90 डिग्री, एंड सर्कल के या फिर स्फीयर के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं कि वो रेडियस को परपेंडिकुलर है एंड अलोंग टेंजेंट है। इसलिए जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर लेंगे। बट टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो गया, ये कैसे समझ में आएगा, वो रेडियस के पैरेलल चाहिए, मतलब रेडियस में से पास होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, सेंटर में से पास होना चाहिए। कळालं, बड़े किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर, नहीं ना, कर्व सरफेसेस। कळालं ना, आणि जर हॉरिझॉन्टल असेल तर मग काही प्रश्नच नाही। क्लियर होतं हे, अभी देखो आपको बोला है इस तरह का फिर से एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक स्फीयर रखा है, और ये सरफेस यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये भी सरफेस है दूसरा, और यहाँ पे हमने एक स्फीयर को प्लेस किया है, और आपको बोला है कि ये जो स्फीयर है ये 100 kg का है, एंड
ये सरफेस इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो आपको बोला है कि 60 डिग्री है, ठीक है। ये बना फर्स्ट, ये बना सेकंड, तो आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट सरफेस एज वेल एज सेकंड सरफेस, ठीक आहे। NLM मध्ये फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, डायग्राम बघून घाबरायचं नाही, कळालं ना। कॉम्प्लिकेटेड प्रत्येक वेळी पुली स्ट्रिंग ब्लॉक असं काही दिसलं अजिबात घाबरायचं नाही, आपल्याला ज्या कन्सेप्ट माहिती आहेत आपल्याला त्या फक्त अप्लाई करायच्या वन बाय वन। अभी इसके आगे लाइफ टाइम आपको याद रखना है कि कोई भी बॉडी आ गई वहां पे अगर फोर्सेस कंसिडर करने ऐकून घ्या पहले, तो सबसे पहले क्या होगा, बॉडी का जो वेट होगा, कितना होगा वेट, W इज इक्वल्स टू M इंटू G, और ये ऑलवेज एक्ट होता है कहाँ पे, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सरफेस कुठेही गेला आणि काही जरी झालं तरी वेटची डायरेक्शन कधीच बदलणार नाही, ये ऑलवेज एक्ट होगा स्ट्रेट लाइन के अलोंग, लेकिन कहाँ पे होगी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स, इसलिए हम कंसीडर करेंगे उसको एज ए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, म्हणजे कुठला फोर्स असो की नसो, अगर वहां पे मास आ गया मतलब 101% हम हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम वेट। किससे स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वेट। वेट कितना होता है, mg, विच एक्ट्स ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, हर बार वहां पे क्या होगा, एक फोर्स होगा, कौन सा, वेट, दैट इज mg, जो एक्ट होगा ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। रही लक्षामध्ये, फिर से एक बार, कोई भी NLM का नहीं, फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड अगर वहां पे हमें बॉडी का मास मालूम है तो जब भी फोर्सेस की बात आएगी सबसे पहले हम उसका वेट लेंगे। कितना होगा वेट, mg, which will always act in vertically downward direction, which is always act in vertically, इसको छोड़ के कोई भी डायरेक्शन में वेट कभी एक्ट नहीं होगा। क्लियर, अभी देखो W इज इक्वल्स टू mg, ये तो क्लियर हो गया, हर एक प्रॉब्लम ये आने वाला है, ठीक है, याच्यापासून सुटका नाहीच। इसका मतलब यहाँ पे जो स्फीयर हमने कंसिडर किया है इसके ऊपर एक्ट होने वाला पहला फोर्स जो है वो कौन बनेगा, mg। यहाँ कॉन्टेक्ट मध्ये घ्या खाली पण, ठीक है, तो ये mg बन गया। अब ये mg मतलब कितना होगा, ठीक है, 1000 न्यूटन। कितना होगा, कैसे आएगा 1000, 100 इंटू 10, तो ये क्या आ गया 1000, 4 से मतलब न्यूटन हो गया। अभी हमें मालूम है कि इनको छोड़ के दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं, कौन होगा, सिर्फ कांटेक्ट जहां पे वहां पे कांटेक्ट फोर्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहले ये फर्स्ट सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट में, तो ये क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में N1 प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये N2 यहाँ पे कांटेक्ट में, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में N2 प्रोवाइड करेगा। मला करायचं होतं यांना पण टच पण नाही झालं, सोडून द्या, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, म्हणजे आपला हवेतच स्पेअर अजून। तो ये इसको बोला जाता है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। मी तुम्हाला ते रूल स्टेप बाय स्टेप लिहून नाही देणार, कळालं ना, ते स्टेप बाय स्टेप काय लिहायचे कसे लिहायचे तुम्ही बघून घ्या, मॉड्यूलमध्ये दिलेले आहेत, मी फक्त एक्सप्लेन करतोय। सबसे पहले हमने क्या किया, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, प्रत्येक क्वेश्चन सोडवताना आपली स्टार्टिंग हीच असेल। फिर आगे डिपेंड करेगा, अगर वहां पे कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स लेने हैं, और कांटेक्ट फोर्स कौन से, अगर मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स, एंड मोशन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज कहाँ पे लेंगे, परपेंडिकुलर टू द गिवन, परपेंडिकुलर टू द गिवन, परपेंडिकुलर टू द गिवन। हो गया, एवढं कळालं, म्हणजे आपल्याला दोनच फोर्स आतापर्यंत माहित झाले, एक वेट, अरे हळू 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 ना, एवढी गडबड नाही बेटा आपल्याकडं। वैष्णवी ऑल गुड, पानी पिऊन यायचं नाही ना, ठीक है। वेट ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू होगी mg। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट होगी, ऑलवेज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑलवेज कितनी भी होगी, ठीक है ना, असं नाही की इक्वल टू mg असेल ऑलवेज, है ना। हे कुठं असतं, जरी तर टच झाला असता तर आता इक्वल टू mg घेऊ शकतो का, त्यामुळे कोणतरी म्हटलं होतं की नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज क्या करती है, बैलेंस करती है वेट को, असं नहीं है, नाव नहीं है, ठीक है, कळालं इथपर्यंत सगळ्यांना। अभी हम क्या करेंगे, ये सारी सिस्टम उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस ड्रॉ किए, इसको अलग से ड्रॉ करेंगे और उसमें सिर्फ फोर्सेस इंक्लूड किए जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा एज ए FBD, मतलब बॉडी एंड बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस, उसको क्या बोला जाता है, FBD, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमारे लिए बॉडी जो है ये बन गई बॉडी, हर बार कितनी भी बड़ी बॉडी हो हमारे लिए पॉइंट बॉडी बन जाएगी, ठीक है, जब FBD ड्रॉ करेंगे तो हमें मालूम है सबसे पहले इसके ऊपर एक्ट होने वाला एक फोर्स आता है, दैट इज वेट, यानी mg, जो इस केस में कितना है 1000 न्यूटन है। इसको छोड़ के कौन कौन है देखो, सबसे पहले ये सेकंड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, ये कहां पे जा रही है, जिकडे चालली असेल तिकडेच ठेवायची, ठीक है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कौन मिलेगा, N2,
उसको छोड़ के यहाँ पे क्या है और एक नॉर्मल रिएक्शन है. अब ये नॉर्मल रिएक्शन है बट इसका अँगल इकडे दिला, हा इकडे अँगल इथं कसा ड्रॉ करणार आपल्याला. आपल्याला हे तर माहिती की वो इस क्वाड्रंट में ऍक्ट होगा, कहाँ पे ऍक्ट होगा, मधून. असं कसं मधून. ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ. तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा तो उसका एंगल यहाँ पे 60 लू, यहाँ पे 60 लू. ये कैसे डिसाइड होगा, ये अकॉर्डिंग टू जॉमेट्री जे आपण 7th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलं होतं. ठीक आहे, यासाठी काही वेगळं काही फिजिक्स अप्लाय होत नाही. अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या है, ये डायग्राम है, सॉरी ये डायग्राम नहीं, ये सरफेस है. हमें बस इतना मालूम है कि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है. तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये 60, तो ये क्या बनेगा, इथपर्यंत कळालं. अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा, हो गया कंफर्म. अब ये कितना होता है, अब क्या होगा, देखो ये टोटल एंगल होता है 180, ये 30 है, ये 90, तो ये कितना बचा 60 डिग्री. आता थोडंसं दोघांना आपल्याला कंपेयर करायचं. हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल को इस तरह से बेंड किया है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, ये वर्टिकल के साथ में भी उतना ही बेंड होगा. इसका मतलब जब हम उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री. म्हणजे प्लेन आपण हॉरिजॉन्टल इकडे घेतलं, कळतंय का, हे जे का हे असं घेतलं तर हा वर्टिकल देईल बरोबर, असं फिरवलं तर असं कितीने फिरवणार, हा पण कितीने फिरणार, कळतंय मध्ये. म्हणजे हा अँगल किती येईल, हा 60 येईल का हा 60 येईल, परत एकदा. ठीक आहे, देखो ये कंडिशन है, डायग्राम में गिवन है. हां, हे दोन्ही एकमेकांना परपेंडिकुलर आहे. जर आपण यांना असं घेतलं तर हे असं होईल, बरोबर आहे की नाही. मग अशापासून असं बनवताना आपण किती अँगलनी रोटेट करतोय त्याला 60 डिग्री. मग जर हॉरिजॉन्टल 60 से रोटेट हुआ तो वर्टिकल भी 60 से ही रोटेट होगा, मतलब ये एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल कितना बनेगा, क्लियर है. यानी कि अब ये जो रिएक्शन होगी कौन सी है, N1, N1 के लिए ये एंगल रहेगा 30 डिग्री. क्लियर है, हो गई. इतनी FBD है. FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक आहे, व्यवस्थित बघून घ्या. जोपर्यंत तुम्हाला सॅटिस्फाय होत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर विचार करा. नाही कळालं तर रेज युअर हँड्स, मी परत एक्सप्लेन करतो. पुढचा पार्ट सोपा आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये जे काही कंटेंट होईल तो एकदम व्यवस्थित समजून घ्या, कारण आजचं कळालं की पुढचे 8 दिवस आपल्याला त्या रिलेटेड क्वेश्चन प्रॅक्टिस करायचे, नवीन काही नसतं. फक्त NLM मध्ये एक गोष्टीची केअर घ्यायची, डायग्राम, ते फोर्सेस, ते कंपोनंट, त्याला बघून ओपिनियन बनवायचं नाही, घाबरायचं नाही. कळालं ना, त्याला एकदा व्यवस्थित रीड करा, समजून घ्या काय काय ते. नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एक मिनिट, हा सरफेस इथं आहे की नाही, असा आहे, मग याचा परपेंडिकुलर कुठं जाईल, वर जाईल का, तिकडं नाही ना, इकडं, दोन इकडे जाईल. पण आपली बॉडी जर इकडे तिकडे जाऊन काय करेल तो, अभी इसको कैसे भी घुमाएंगे तो उसको परपेंडिकुलर ही होगा. तो ऐसे इंक्लाइन होगी तो परपेंडिकुलर इकडं. नाही नाही असं नाही, हेच मेथड. तुला कळायला असेल तर तू ते फॉलो कर, आम्ही नाही करणार. हे नाही कळालं तुला, नाही मग ते थिटा मायनस 90 मायनस थिटा तेच बरोबर तुझं. मी पहिले सांगितलं याला कुठल्याही फिजिक्स मधली काही कन्सेप्ट अप्लाय होत नाही, ही जॉमेट्री. कळालं ना. आणि प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये डिफरन्स अप्लाय होणार आहे, त्यामुळे थिटा 90 मायनस थिटा इक्वल टू थिटा. कळालं का, चुकीचं बरं की मी बोललो, त्याच्यावर लक्ष देऊ नका. हे कळालं बोर्डवरचं, येस नो. जर नसेल कळालं कोणाला तरी पण लिहून घ्या आणि लेक्चर नंतर क्लियर करा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होगी. पहला ही रूल हमारा कि कोई भी वेक्टर आ रहा है वो अगर अलोंग एक्स एक्सिस के नहीं होगा, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, तो हम उसके क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे. कंपोनेंट्स लेते टाइम थीटा का एडजेसेंट है, मतलब n1 cos ऑफ थीटा, थीटा 30 है, एंड y के अलोंग मतलब रिमेनिंग दैट इज n1 साइन ऑफ थीटा, थीटा 30 है मतलब n1 साइन 30 हो जाएगा. क्लियर. कंपोनेंट्स घेतले अपन, काहीच नहीं केलं. थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा, रिमेनिंग कंपोनेंट साइन थीटा. ठीक है, आगे देखो क्या होगा. अब यहाँ पे कौन है, ये ऊपर बॉडी इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है, बॉडी मोशन परफॉर्म नहीं कर रही है. ये कब पॉसिबल होगा, सिंपल है. हा चॉक है,
हा खाली पडतोय का नाही पडत? याचे दोन रिझन आहेत, दोन पैकी कुठलं करेक्ट आहे तुम्ही सांगा. एक पडत नाही कारण याच्यावर कुठल्या फोर्स ऍक्ट होत नाहीये. सेकंड वन, यावर फोर्स ऍक्ट होत आहेत पण सगळे फोर्सेस एकमेकांना बैलेंस करता है. कौन सा करेक्ट है? सेकंड करेक्ट है. ठीक है, वेट तो कभी छोड़ेगा ही नहीं, मतलब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, लेकिन जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन ये मेरा हाथ प्रोवाइड कर रहा है. तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में वेट को बैलेंस कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना हो गया? 0 हो गया. तो जब तक एनएलएम में हमारी बॉडी मोशन परफॉर्म नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे? हर बार समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे. क्लियर है? अब देखो, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई हमें लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे पहले वाई के अलोंग लेते हैं. तो जो प्लस वाई के अलोंग है उसको प्लस ले लो, जो माइनस वाई के अलोंग है वो ऑब्वियसली माइनस आएगा. मतलब ये इक्वेशन बनेगा n1 साइन ऑफ 30 माइनस mg इक्वल टू 0, यानी n1 साइन ऑफ 30 इक्वल्स टू क्या हो गया? mg. अब n1 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैसे? ट्वाइस ऑफ mg. ये 2mg कुछ ना, डायरेक्ट साइन 30 1/2 है, 1/2 का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. mg कितना था? 1000 का डबल, मतलब तो ये 2000 न्यूटन, ये क्या बन गई? n1 बन गई. ठीक है, अभी सेम पार्ट अप्लाई करेंगे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए. तो अगर प्लस एक्स के अलोंग उसको पॉजिटिव लेंगे तो ये बनेगा n1 cos ऑफ 30. अपोजिट में है वो बनेगा माइनस n2 इक्वल टू क्या होगा? हमें n2 चाहिए, तो n2 इक्वल्स टू क्या होगा? n1 cos ऑफ 30. n1 आत्ताच कैलकुलेट केला आपण, किती आहे? 2000. तो ये बनेगा 2000 इंटू रूट 3/2, मतलब 1000 इंटू रूट ऑफ 3. ये कौन हो गया? n2 हो गया. कळलं का? फक्त काय करायचं? समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0. बट हे कधी? अगर वहां पे क्लियरली बोला है कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी अगर मोशन परफॉर्म करती है तो उस केस में अलग केस होती है. क्या होती है ते आपण आजच थोड्या वेळाने बघणार आहे. इससे पहले ये क्लियर हो रहा है कि देख लो. चलो राइट डाउन. कळालं? चाय कुठे फिरायला लागली आज? इथेच आहे का? चलो, सेम क्वेश्चन है, पूरी प्रोसेस सेम होगी सॉल्व करने की, बस थोड़ा सा व्हॅल्यू में चेंज करके दे रहा हूँ. बघूया किती लोकांना खरंच कळालं होतं, त्यांचे आंसर्स येतात. ये सरफेस यहाँ पे दिया है, अभी एंगल पहले 60 था, अब 30 डिग्री दिया है. ये कौन है? चेंबर. ठीक है, अब ये चेंबर है 50 kg का. इसको बोलो 1, इसको बोलो 2. तो कैलकुलेट करना है आपको नॉर्मल रिएक्शंस प्रोवाइडेड बाय सरफेसेस 1 एंड 2. चलो शुरू हो जाओ. जिनको समझ में आया तो वो सॉल्व करो, ज्यांना काहीच कळालं नव्हतं बोर्डवर लक्ष द्या. सबसे पहले एनएलएम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहली केस में हमें क्या करना है? पहली स्टेप में उसका वेट लेना है mg, विच विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. कोणती पण बॉडी कुठं पण असू द्या, हर बार क्या करेंगे? वहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको mg बोलेंगे. और mg मतलब m इंटू जी, मतलब 50 इंटू 10 यानी आ गया 500 न्यूटन. उसके बाद में अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में है दूसरे बॉडी के या फिर सरफेस के, तो क्या करना है हमें? कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉ करना है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करनी है. एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज ड्रॉ की जाती है नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस चाहिए, तो अगर ये सरफेस इंक्लाइन है तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर कहां पे होगी रिएक्शन? यहां पे. और ये किसने प्रोवाइड किया है? फर्स्ट सरफेस ने, तो इसको हम बोलेंगे n1. उसी तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करतो तो सगळ्यांना. नॉर्मल रिएक्शन म्हणजे परपेंडिकुलर, त्याला परपेंडिकुलर म्हणू तुम्ही याच्यानंतर मी म्हणेल, बट क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला सापडणार नाही तसं. ठीक आहे, नॉर्मल म्हणजे परपेंडिकुलर लक्षात ठेवा. विशाल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हे कळतंय ना? आता आतापर्यंत तर मी दोनच गोष्टी केल्या, एक व्हर्टिकल लाईन
व्हर्टिकली डाऊनवर्ड लाईन ड्रॉ केली आणि त्यानंतर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केली, हे तर क्लिअर आहे, याच्यामध्ये कन्फ्युजन नहीं पाहिजे। उसके बाद में सेकंड सरफेस भी परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा इस डायरेक्शन में, ये कौन होगा फिर N2, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, सेम डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि बॉडी को बनाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस वहां पे आएंगे, बाकी सिस्टम कुछ भी नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे एज ए फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये बॉडी आ गई, पर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला पहला फोर्स mg होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने mg ही ड्रॉ किया है, ठीक है। mg कितना है 500 न्यूटन, खत्म। उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन जा रही है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल के अलोंग नहीं है, मतलब हमें इसके लेने पड़ेंगे कंपोनेंट। तो पहले जैसी ज्योमेट्री अप्लाई करके हम इसका एंगल फाइंड करने वाले, तब तक हमें मालूम है यहाँ पे डायरेक्शन आएगी ये n1 की, एंगल कितना है कैलकुलेट करेंगे 2 मिनट में, लेकिन ये थीटा होगा, फिर वो 30, 45, 60, 90 जो कुछ भी आएगा। तो ये एंगल आ गया थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में n1 क्या कर रहा है, थीटा इतना एंगल बना रहा है। और कौन है, ये सेकंड सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है वो इधर है, मतलब इसको बोलना पड़ेगा n2। तो ये बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर के डायग्राम में बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले जितने सारे फोर्सेस थे वो हमने यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ किए और ये बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। कड़ा फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है, सिर्फ अब तक हमने 2 ही फोर्सेस की केस देखी है, हर बार क्या होगा, वेट होगा ही होगा, नहीं दिया तो भी हमें लेना है, ठीक है। ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद में सरफेस के साथ कौन से कांटेक्ट में है बॉडी वो चेक करना पड़ेगा, फिर वो दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है तो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी, सरफेस के कांटेक्ट में है तो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी। सरफेस वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन है, इकड़े है, तिकड़े है, वाकड़ा है, सरल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हर बार बॉडी का कांटेक्ट अगर आ गया तो वहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमें कंफर्म 100% ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर है। आगे अब यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो हमें इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। आता बघा कंपोनेंट्स कोणाचे घ्यावे लागतात, जो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर सिर्फ फोर्स ही होगा, मतलब जो फोर्स एक तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक्ट नहीं होता है, मतलब कैसा एक्ट होता है, इंक्लाइन टू द गिवन सरफेस एक्ट होता है, इंक्लाइन टू द गिवन सरफेस एक्ट होता है, उसके लेने पड़ते हैं हमें कंपोनेंट। तो ये थीटा का एडजेसेंट है, तो ये कौन आएगा, n1 cos ऑफ थीटा, तो रिमेनिंग कौन होगा, n1 sin ऑफ थीटा, खत्म। और ऐसा क्यों करना है कि क्योंकि हम इसको अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम के कंडीशन के इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब फर्दर हमारा काइनेमेटिक्स जो होगा या फिर डायनामिक्स जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा। त्यामुळे प्रत्येक टॉपिक मध्ये इथंच नाही, फिजिक्स में कहीं पे भी जाएंगे तो हमें सेम पार्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। कोई भी फोर्स अगर अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल एक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक थीटा का एडजेसेंट होगा वो बनेगा कॉस वाला, एंड उसको छोड़ के जो बचता है वो बनेगा साइन वाला, बचेगा मतलब कौन, जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्लियर। अभी ऐसे हो गया, बॉडी मोशन परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब हमें करना क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू 0। म्हणजे आपल्याला पहिले डिसाइड करावं लागेल की सिस्टम मोशन में है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू, एंड ये 0 करते टाइम बस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के कन्वेंशन फॉलो करने हैं, जो प्लस x के अलोंग एक्ट होता है वो पॉजिटिव, जो माइनस x के अलोंग एक्ट होगा वो, उसी तरह से जो प्लस y के अलोंग एक्ट होता है वो, एंड जो माइनस y के अलोंग एक्ट होता है वो सम एवढंच करायचंय। आता इथं बघा n1 sin थीटा कहाँ पे है, तो इसको हम प्लस लेंगे, n1 sin थीटा माइनस, एक्चुअल फॉर्मूला मध्ये प्लसच है बट याच्यात स्वतः सोबत माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 500 इक्वल टू क्या होगा, ये किसके लिए है, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0, fx के लिए सेम करना है, तो fx पॉजिटिव कौन है, n1 cos ऑफ थीटा, एंड अपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है, n2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गए, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन में यही रिपीटेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, हम सिस्टम डिसाइड करेंगे, सिस्टम आ गई, फिर सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस लेंगे, परत याच्यामध्ये बॉडी के इंटरनल फोर्सेस नहीं लेने, उसके बाद में बॉडी जो फोर्सेस एक्सर्ट करेगी वो भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस हमें बस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फिर फोर्सेस की डायरेक्शन डायग्राम में आ गई, उसके ऊपर से हम कैलकुलेट ड्रॉ करेंगे FBD फ्री बॉडी डायग्राम, एंड ही फ्री बॉडी डायग्राम जर करेक्ट आली तर क्वेश्चन सॉल्व झाला, ही जर येत नसेल NLM तुमच्याकडून सॉल्वच होणार नाही। आणि फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये काय असेल, फक्त बॉडी है उसको पॉइंट से डिनोट करो। पहला फोर्स कौन आएगा, mg, जो ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली, एंड बाकी अगर बॉडी कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स कैसा एक्ट होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि बॉडी रेस्ट में मोशन आई तो एक पैरेलल लेंगे वो अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स,
मतलब जो सरफेस बॉडी के कांटेक्ट में है उस सरफेस को परपेंडिकुलर, बॉडी को नाही, उस सरफेस को परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे. संपलं एवढंच आहे. आता हे क्लिअर झालंय सगळं 100%. अभी काय करना है, बस थीटा फाइंड करना है. थीटा फाइंड करायला जास्त डोकं लावू नका, ठीक है ना. ते काय एवढा इंपॉर्टंट नाही आहे, ते 7वी 8वीचा कन्सेप्ट आहे, ठीक है. इंपॉर्टंट ये हमारा एनएलएम में ये सिलेबस का टॉपिक है ना. पवननी सांगितलं तसं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा है ना, असं काहीतरी करावं लागतं, तसं आपण करणार नाही, ठीक है. फिर से कंडिशन क्या है, ये सरफेस है, ये इसको परपेंडिकुलर है. मग आता हा जर 30 डिग्रीनी इकडे फिरवलाय, हा पण इकडे 30 डिग्रीनी फिरेल. मग हा इकडे 30 डिग्रीनी फिरला म्हणजे वर्टिकल सोबत तो किती एंगल बनेल, तेवढाच 30 डिग्री. इसका मतलब ये थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, इधर 30 होगा मतलब इधर 60 डिग्री होगा, ठीक है. अब थीटा 60 मतलब हो गया आंसर. क्या होगा, n1 इंटू साइन 60 रूट 3/2, क्या होगा n1 इंटू रूट ऑफ 3/2 माइनस 500 इक्वल्स टू 0. तो ये n1 इक्वल्स टू कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाय रूट 3, ठीक है. देन n1 आ गया, n1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू कॉस 60 कितना है 1/2 माइनस ऑफ n2 इक्वल्स टू 0, यानी n2 कितना आ गया 500 बाय रूट 3. क्लियर है आता काही कन्फ्युजन नहीं है, ठीक है. ये कब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिए तो. नेक्स्ट करो राव, ठीक है. चलो वैल्यू पटपट. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नहीं बोली नहीं एनएलएम के अभी तक. 16 पर्यंत सॉल्व का कॉन्सेप्ट झाले सॉल्व. किती आहे 32 आहे, 16 झाले सॉल्व. गुड. डाउट्स 2-3 आहेत, ठीक आहे. आज क्लिअर करून घ्या किंवा कॉमन डाउट असतील त्याचं ऑनलाईनमध्ये आपण कंप्लीट करू, ठीक आहे. चलो क्लिअर करू राव. नेक्स्ट आता याच्यानंतर खूप सोप्या गोष्टी डिस्कस करणार आहे आपण आज, ही थोड़ी इंपॉर्टेंट होती. अब आगे देखो क्या होगा. नॉर्मल केस है, हमें बोला है कि ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है, एक बॉडी को प्लेस किया है. बॉडी का मास m है, तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी. हाँ mg आपल्याला माहिती, बट बाय करू म्हणजे पुढे कॉम्प्लिकेशंस आले तरी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है. हमें मालूम है कि सबसे पहले कहीं असो नसो mg ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली. अगर बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो सरफेस क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा. और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल था इसलिए नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल हो गई. क्लियर है. अब हम आगे क्या करेंगे, इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी बन गई पॉइंट मास, नीचे कौन जा रहा है mg, ऊपर कौन आ रहा है n1. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, यानी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू 0 करेंगे. उसमें कन्वेंशन हमने डिसाइड किया कि जो प्लस y के अलोंग होगा y वाला, ठीक है, जो प्लस y के अलोंग होगा वो पॉजिटिव, जो माइनस y के अलोंग है वो. तो यहाँ पे कौन है n1 माइनस mg इक्वल टू 0, यानी n1 इक्वल्स टू बन गया mg. ये क्या मिल गई, नॉर्मल रिएक्शन. अभी अगर एक ब्लॉक को रिप्लेस करके आपको बोला है कि ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक आ गया, और पहला वाला ब्लॉक है इसका मास m1, इसका मास m2, तो आपको कैलकुलेट करना है कि जितनी भी नॉर्मल रिएक्शंस होगी, कांटेक्ट फोर्सेस होंगे, वो कैलकुलेट करो. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक बॉडी को कंसिडर करना पड़ेगा. पहले लेते हैं m1 को. अब ये m1 वाली बॉडी हो गई, पहले काय होईल, काही असेल नसेल, इसका जो वेट होगा m1g, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा. उसके बाद में क्या होगा कि जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट इज n1. इसको छोड़ के और कोई फोर्स है क्या, कौन है, ये ऊपर का जो ब्लॉक है उसका भी तो मास है, उसका मास है मतलब उसका भी वेट है, और ये वेट कहाँ पे एक्ट होगा, इस बॉडी के ऊपर एक्ट होगा. फिर ये वरती एक्ट होगा या खाली एक्ट होगा, कुछ पण घ्या फरक पड़त नहीं, उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है. मतलब मैंने अगर यहाँ पे ड्रॉ किया या फिर यहाँ पे ड्रॉ किया
इक्वेशन में हम क्या करने वाले, दोनों को निगेटिव ही लेने वाले, मतलब चेंज होगा क्या, त्यामुळे मी इकडे ड्रॉ केलं आणि कुठेतरी वर दिसलं, कन्फ्यूज नाही व्हायचं. ठीक आहे, तो ये कोण बन गया m2 इंटू जी. नाहीतर कोणाला असं वाटेल की सर ती ब्लॉक तर वर होता, याचं वेट डायरेक्ट खालून कसं काय आलं, असं काही नहीं. ठीक है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये किसके लिए है, फर्स्ट ब्लॉक के लिए. ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है. तो इसको छोड़ के और कोई है क्या फोर्स. अभी देखो बॉडी मोशन में नहीं है और स्ट्रिंग भी नहीं है, मतलब एक तो वेट होगा, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. वेट आ गया, देन कॉन्टैक्ट फोर्स एक होंगे या दो होंगे, तो कुछ बाकी रह गया या नहीं रह गया, क्या रह गया बाकी, N2 रह गया. वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे N2 लेना पड़ेगा. यस नो, नो सर ऊपर से. बट एनएलएम में मैंने 3 बार बोला था, 4th टाइम फिर से बोल रहा हूं, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस चाहिए. बॉडी ने एक्झर्ट किए हुए फोर्सेस काही फरक पडत नाही आपल्याला. कळलं ना, आपण किती त्रास देतो काही घेणं देणं नाही, आपल्याला त्रास किती होतो आपल्याला ते मेंशन करायचं. बॉडी ने अगर कोई फोर्स एक्सर्ट किया है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो यहाँ पे N2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द, आपली ऑब्झर्वेशन मध्ये असणारी बॉडी आहे. ठीक आहे, तो उसको कंसीडर नहीं करना है. कळालं ना, कन्फ्यूजन नहीं होणार याच्यानंतर, झालं तरी करेक्शन करून घेऊ. ठीक है, तो ये बॉडी आ गई. मतलब अगर इसकी FBD ड्रॉ करनी तो फिर से बॉडी बनेगी पॉइंट मास. अब क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G, उसी डायरेक्शन में M2G, और इसको बैलेंस करने के लिए N1. बट N1 क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सरफेस ऑन फर्स्ट बॉडी, प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट बॉडी नहीं, ये सरफेस ने फर्स्ट बॉडी के ऊपर एक्सर्ट की हुई नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या लेना पड़ेगा, समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एंड पॉजिटिव y के अलोंग, इसलिए N1 पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव. तो क्या होगा, M1G प्लस M2G इक्वल टू माइनस इधर जाके, तो ये N1 इक्वल्स टू क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू, हे कसं काय आलं डायरेक्ट, फक्त जी कॉमन घेतला आपण, तो ब्रैकेट में क्या बचा, M1 प्लस M2 हो गया. ये किसके लिए था, फर्स्ट बॉडी के लिए. अभी सेकंड बॉडी की केस देखते हैं, M2 की. क्या होगा M2 के साथ, ये सेकंड बॉडी है. सबसे पहले इसका वेट M2G वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसको छोड़ के कुछ है क्या, है ना, ये नीचे के ब्लॉक के ऊपर है, तो नीचे का ब्लॉक क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा. कहाँ पे, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल है, उसको परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में. ये कौन होगा, N2, एंड N2 का मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट ब्लॉक. सेकंड ब्लॉकने एक्झर्ट केला असेल तर तो आपल्याला इथे घ्यायचा नाही. का, कारण की बॉडीने एक्सर्ट केलेले फोर्सेस नहीं पाहिजे आपल्याला, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे N2 अपवर्ड, M2G डाउनवर्ड, फिर से सेम रिपीटेशन, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या होगा, N2 माइनस M2G इक्वल टू, यानी N2 इक्वल्स टू क्या हो गया, M2 इंटू G हो गया. नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2. क्लियर गैलियन. हे पण बघून लिहित आहे. ठीक आहे, बघून लिहा पण मिस्टेक नका. हे असं रूल डोक्यातच बसली पाहिजे. ह्युमनला 4 चेंबर, क्रोकोडाइलला 3.5 चेंबर, कॉकरोचला 13 चेंबर, असं क्लियर झालं पाहिजे. ठीक है, FBD ड्रॉ करनी है. सबसे पहले बॉडी का वेट mg, कहाँ पे, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. बॉडी अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में आ गई तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. बॉडीला नहीं, जिस सरफेस के कांटेक्ट में बॉडी आ रही है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस मतलब प्लेन सरफेस है, तो डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल वाला परपेंडिकुलर. लेकिन अगर कर्व सरफेस है तो हम परपेंडिकुलर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर में से पास होती है उसको बोला जाएगा नॉर्मल.
अनिकेत कळत आहे? सरफेस है, एक बॉडी है, पहले M1 बोला था, अब बोला 10 किलो की बॉडी है, एंड उसके ऊपर और एक बॉडी है वो 4 kg की है। तो कैलकुलेट करो नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2। अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको समझ में आएगा की जो स्टेप अपन फॉलो कर रहे हैं वो ऍक्च्युअल में लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब ओरली आता है, लेकिन आत्ता गडबड करायची नाही, कळालं ना? कारण हे 1-2 बॉडीज म्हणून कळतं, पुढे 7-8 ब्लॉक आले की मग त्यामुळे प्रोसेस हमें मालूम होनी चाहिए हर बार, शॉर्टकट अपने आप डेवलप होते हैं। देखो पहले 10 kg के लिए, वेरी गुड, 10 kg के लिए अगर एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये 10 kg का वेट मतलब 100 न्यूटन डाउनवर्ड, ये 4 kg का वेट भी नीचे आएगा, मतलब ये 40 न्यूटन डाउनवर्ड, तो N1 बनेगी सरफेस ने प्रोवाइड की हुई रिएक्शन, तो इन दोनों की एडिशन मतलब N1 कितना हो गया? 140 न्यूटन। क्लियर? तिकडे जाईल का? नाही, अगोदरच तिकडे होती, इकडे आल्यानंतर निगेटिव्हला असेल, मग निगेटिव्हला परत आपण तिकडे घेऊन गेला की पॉझिटिव्ह। अब यहाँ पे 4 kg के लिए क्या होगा? ये बॉडी है, इसका वेट 40 न्यूटन डाउनवर्ड, या 10 kg चा नाही डाउनवर्ड ऍक्ट होणार का? होईल, पण या बॉडी सोबत काय घेणं देणं, बरोबर आहे की नाही? ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी N2 इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो N2 कितना हो गया? 40 न्यूटन। एकदम क्लियर आहे? वेट कॉन्टैक्ट फोर्स दोनोंच बघितले, आपण थर्ड पॉइंट अजून सुरूच नहीं केला। ठीक है, अगर बॉडी दी है, कोई भी अरेंजमेंट दी है एनएलएम के किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या होगा? बॉडी का वेट होगा, विच विल ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दुसरं कुठल्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतच नाही, आणि इसका मॅग्निट्यूड कितना होगा? mg। लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स असं वाटतं आपल्याला की ऑलवेज नॉर्मल म्हणजे वर्टिकल देईल, असं नहीं है, डिपेंड करेगा सरफेस कैसा है, समझ में आ रहा है? वो सरफेस को परपेंडिकुलर होगी, एंड अगर परपेंडिकुलर, अगर अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसमें थीटा का एडजेसेंट है तो, एंड रिमेनिंग है तो साइन थीटा। क्लियर है? अब इसके बाद में हम और एक फोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले, दैट इज कौन सा था? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में नॉर्मल कॉन्टैक्ट हो गया, फ्रिक्शनल के बारे में बोला है कि उसको अलग टॉपिक में ही देखना है। क्या बचा फिर? टेंशन। वेरी गुड, टेंशन। हाँ चैताली बोल। सर म्हटली तू थोड्या वेळापूर्वी टेंशन क्या होता? टेंशन आपल्याला येतं ते नाही, हा क्या है टेंशन का मतलब? ते टेंशन आपल्याला स्टडी नहीं करायचं, ठीक है? टेंशन मतलब क्या होता है? इंटरनल फोर्स। तेव्हा टेंशन म्हणजे आपल्याला फक्त एवढंच टॉपिक सोबत कंसर्न करायचं है कि कोई भी स्ट्रिंग होगी, दोरी होगी, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट होंगे, तो उसमें जो भी डेवलप होगा वो टेंशन होगा, यानी टेंशन का मतलब क्या है? फोर्स ही होगा। ठीक है, तो हमें बस दो ही बातें याद रखनी है कि टेंशन मतलब क्या है? फोर्स है, एंड कौन सा फोर्स? जो ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली
नहीं नहीं नहीं, ये ऑलवेज एक्ट होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। पवन कहाँ पे एक्ट होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन, टेंशन का मतलब क्या है? फोर्स, जो ऑलवेज एक्ट होगा अवे फ्रॉम द बॉडी। अगेन अगर डीप में जाना है तो हम बोल सकते कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चार्जेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटम एंड मॉलिक्यूल। जैसा कि इस काम में, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि टेंशन मतलब क्या है? फोर्स है, एंड जो ऑलवेज एक्ट होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। आता कसं अवे फ्रॉम द बॉडी बघा, हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे, यहाँ पे एक ब्लॉक आहे, यहाँ पे और एक ब्लॉक आहे, दुसऱ्या ब्लॉकला पकडून आपण ओढतोय आणि मागचा ब्लॉक पण ओढला गेला पाहिजे, ऑटोमॅटिक होईल का? काय करावं लागेल? स्ट्रिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट घेऊन आपल्याला काही गुंतवायला नाहीये, म्हणून आपण काय करणार? उनके बिटवीन एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया? अगर ये स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी तो क्या होगा? फिर से केस वही है, हम फर्स्ट ब्लॉक को खींच रहे हैं तो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से फोर्सेस ट्रांसमिट होते होते ये सेकंड ब्लॉक तक आ जाएंगे, ठीक है। तो जो फोर्सेस का जो नेचर स्ट्रिंग में से पास हो रहा है उसको हम टेंशन बोलते हैं। तो ये टेंशन जब भी एक्ट होगा तो कहां पे एक्ट होता है? ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। मग मला सांगा, हा जर फर्स्ट ब्लॉक है, हा सेकंड ब्लॉक है, तो ये फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर ये स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो कहां पे एक्ट होगा? मतलब ऐसी सिचुएशन होगी कि अगर पहले ब्लॉक को सेकंड ब्लॉक से कनेक्ट किया है तो पहले ब्लॉक को जब हम आगे खींचेंगे तो वहां पे क्या होगा? खींचने वाला जो हमारा फोर्स है उसको हमें मैग्नीट्यूड उसका बढ़ाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि वहां पे कंडीशन ऐसे क्रिएट होगी कि फर्स्ट ब्लॉक को उसके पीछे कोई तो खींच रहा है। तो कौन खींच रहा है? सेकंड ब्लॉक खींच रहा है क्या? स्ट्रिंग खींच रही है। कौन खींच रहा है? यानी स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा फर्स्ट ब्लॉक के लिए एक्ट होगा यहां। क्लियर? अभी सेकंड ब्लॉक के साथ क्या होगा? उसको कोई तो आगे खींचेगा। कौन खींचेगा? फर्स्ट ब्लॉक खींच रहा है क्या? क्या हमारा फोर्स खींच रहा है? स्ट्रिंग खींच रही है। मतलब स्ट्रिंग में क्या होगा? एंड स्ट्रिंग कहां पे खींच रही है? आगे। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। इसका मतलब बॉडी आगे जा रही है तो इसका टेंशन भी, तो ये टेंशन कहां पे एक्ट होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी ऑलवेज, ठीक है। या फिर आपको बोला है कि एक रिजिड सपोर्ट है एंड इस रिजिड सपोर्ट को एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक हमने कनेक्ट किया है, ब्लॉक का मास है m। तो यहाँ पे क्या है? जैसे ये स्ट्रिंग अगर नहीं होती, कट करते तो ब्लॉक नीचे गिर जाता। नीचे गिर रहा है क्या? क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि उसको ऊपर से कोई तो खींच रहा है। कौन खींच रहा है? स्ट्रिंग खींच रही है। मतलब स्ट्रिंग में जो डेवलप होने वाला टेंशन कहां पे खींच रहा है? अपवर्ड। मतलब हमें यहाँ पे अपवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ये बॉडी से अवे जा रहा है। मतलब फिर से वही केस होगी, mg डाउनवर्ड है, मोशन परफॉर्म हो रही है? नहीं हो रही है। मतलब इक्विलिब्रियम में तो हम क्या करेंगे? समीशन ऑफ f along y 0 लेंगे। फिर fbd अगर ड्रॉ करनी है तो ऊपर कौन है? टेंशन। नीचे कौन है? mg। एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब t बना mg। खत्म। म्हणजे आता मी तीसरा थर्ड फोर्स इंट्रोड्यूस केला, कौन सा है? अब टेंशन के बारे में एक ही बात याद रखनी, टू ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द, मग तो वर्टिकल जातो, हॉरिजॉन्टल जातो, 90 डिग्री ने एक्ट होतो, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होतो, ऐसे कोई भी रूल टेंशन के लिए नहीं है। ये ऑलवेज एक्ट होगा, पण कुठं? अलोंग द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है ना? स्ट्रिंग के अलोंग, ना स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर ना स्ट्रिंग को पैरेलल। कहां पे एक्ट होगा? स्ट्रिंग के अलोंग। एंड डायरेक्शन कहां पे लेनी है? अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, बट ही कंडीशन कर देगा। चलो, अभी आपको बोला है कि ऐसे 3 ब्लॉक की सिस्टम है। ये फर्स्ट ब्लॉक है, यहां पे आ गई क्या? ये वेरी गुड। पुली का मतलब क्या होता है? काय काय? कप्पी काही सांगतो का आपलं? पुलिस म्हणू आपण त्याला, ठीक है। पुली का मतलब क्या होता है? एक व्हील है, क्या है? व्हील है फिक्स्ड ऑन ए एक्सल। एक्सल है, उसके ऊपर व्हील फिक्स किया है और वो व्हील के ऊपर हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग को वाउंड करेंगे। एंड इसका एप्लीकेशन होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन करता है? पुली करती है। समझ लो, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक आहे, खूप मोठा आहे, आपल्याला वर ओढायचंय, डायरेक्ट वर जाऊन त्याला ओढायला लागलो तर काय होईल? व्हेरी गुड, खूप फोर्स लागेल। बट आपण जर इथं एक पुलीला त्याला कनेक्ट केलं, आपण इथं उभं राहिलो आणि मग ओढलं तर, कळालं ना? म्हणजे आपण कुठून ओढतोय? वरतून खाली। ब्लॉक कुठे चालला? खालून वर। कसं काय पॉसिबल झालं? बिकॉज ऑफ पुली। ते वाटते तेवढी सोपी नहीं पुली, ठीक है, खूब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या करती है? फोर्स के डायरेक्शन रिवर्स करती है। अब यहाँ पे भी सेम की सिचुएशन है। ये पवन सारखं दिसतंय का पुली दोन्ही पण? इसके ऊपर ये स्ट्रिंग आ गई, ये ब्लॉक को कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक को कनेक्टेड है।
अगर आपको बोला है कि इसका वेट 20 kg है, इसका 5 kg है एंड इसका 25 kg है, सरफेस स्मूथ है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं. लिहायची गडबड करू नका, समजून घ्या पहिले. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे वेट तो आएगा ही आएगा. कहाँ पे ऍक्ट होगा वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. मग बॉडी हवेत असू द्या, सरफेसवर असू द्या, स्ट्रिंगनी कनेक्ट करू द्या, कहीं पे भी होगी बॉडी, रेस्ट में है, मोशन में है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ऑलवेज वेट एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑलवेज वेट एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. हे प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये येणारच आहे. क्लियर आहे. आतापर्यंत आपण तीनच फोर्स बघितले, एक वेट, दूसरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड तीसरा टेंशन. वेट क्लियर हो गया सबको. अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की कंडीशन है कि ये तभी एक्ट होता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं. तो अगर बोर्ड पे देखेंगे तो वहां पे हमें समझ में आ रहा है कि सिर्फ 2 नंबर का ब्लॉक है, वही सरफेस के कॉन्टैक्ट में है. ये फर्स्ट एंड ये थर्ड एक दूसरे के छोड़ो किसी के भी कॉन्टॅक्ट में, आता स्ट्रिंगच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असं म्हणू नका, तिथं टेंशन डेव्हलप होईल. ठीक है ना. कॉन्टैक्ट के साथ, सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, 1 भी नहीं 3 भी नहीं, कौन है बस. तो सेकंड अगर सरफेस के साथ कांटेक्ट में, मतलब सेकंड के साथ क्या होगा, वेरी गुड, नॉर्मल रिएक्शन. कहाँ पे, मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे अपवर्ड. तो ये N2 है, अगर मैं इसको सेकंड सरफेस बोलता हूँ तो N2 है. समझ में आ गया. अब इसके साथ में थर्ड फोर्स बचा है. थर्ड फोर्स कब आता है, जब वहाँ पे स्ट्रिंग होती है एंड स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो ऑलवेज एक्ट होगा अवे फ्रॉम द बॉडी. कुठली पण बॉडी येऊ द्या, ऑलवेज कहाँ पे ऍक्ट होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी. मग फर्स्ट बॉडीला टेन्शन पाहिजे इकडं, सेकंड बॉडी आहे इकडं. आता याला पण T1 याला पण T1 का म्हटलो आपण, स्ट्रिंग एकच असेल तर टेंशन भी सेम होते. कब तक, जब तक वो मासलेस है तब तक. एंड वो कब तक मासलेस है, वो तब तक मासलेस है जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे कि स्ट्रिंग एज ए मास. ती केस आपण सेपरेट बघू. ठीक है. आपल्यासाठी नॉर्मली ऑलवेज स्ट्रिंग जो है वो मासलेस ही होगी. मासलेस है तो टेंशन क्या होगा, एट एवरी पॉइंट सेम होगा. ठीक है. अब उसके बाद में यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग है, याचं टेंशन की डायरेक्शन T2 इधर, ये T2 इधर. संपलं. तीनों फोर्स आ गए, मास भी आ गया, मास की वजह से वेट भी आ गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी आ गया, देन टेंशन भी आ गया. कैलकुलेशन नहीं करने, बस हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज चाहिए थी. ठीक है. अगेन सेम सिचुएशन है. वन 2 3 4 5 एंड 6. अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, हर एक ब्लॉक को खुद का मास होगा, मतलब उनको वेट भी होंगे. तो सबके वेट हमेशा से कहाँ पे एक्ट हो गए, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. डायग्राम दिसली की पहिले काम हेच करायचं. इसका M1G, इसका M2G, इसका M3G, इसके ऊपर और एक रख दिया है कि चले 6, ये 7 है. तो इसका भी डाउनवर्ड ही एक्ट होगा. तो ये कौन बनेगा, M7 इंटू G. ये वेरी गुड, ये एंड ये क्लियर. म्हणजे आता हे तर क्लियर झालं की कुठली बॉडी दिसली, पहिले काम काय करणार, वेट कितना mg, कहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दूसरी केस चेक करेंगे, बॉडी सरफेस के ऊपर है या नहीं है. अगर सरफेस के कॉन्टैक्ट में है तो कौन आएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. माझ्यापेक्षा मी सांगितलेल्या कन्सेप्टवर जास्त विश्वास ठेवा. कळालं ना. मी काही म्हणायला लागलो लगेच सुरासुर मिसळायचं नाही. कहाँ पे एक्ट होगी कॉन्टैक्ट, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. अब देखो ये फर्स्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इसकी रिएक्शन N1 यहाँ पे होगी. सेकंड सरफेस की अगर बात करेंगे तो ये नीचे का हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर जो एक्सर्ट करेगा N2, ये अपवर्ड जाएगी. लेकिन इसके ऊपर ये 7th नंबर का जो ब्लॉक है वो भी क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कितनी, ये M7 इंटू G, ये एक्सर्ट करेगा. एंड ये 7 वाले ब्लॉक के ऊपर क्या होगा, ये सेकंड वाला ब्लॉक 7 वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा. मतलब ये कितना होगा, हाँ, N7 का N2. ठीक है, N7 बनू, बट N7 मतलब क्या है, 7th ब्लॉक पे एक्ट होने वाली रिएक्शन किसकी वजह से,
M2 वाले ब्लॉक से, ठीक है। आगे ये 3 फिर से सरफेस के कांटेक्ट में, तो कौन आएगा, N3। कौन प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस, किसके ऊपर, थर्ड ब्लॉक के ऊपर, क्लियर। आगे अभी फोर्थ ब्लॉक के ऊपर कहाँ पे होगी नॉर्मल रिएक्शन, का बरं, कारण की कुठला सरफेस कॉन्टैक्ट मध्येच नहीं है, मतलब वहां पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ही नहीं, ना फोर्थ के लिए होगा, ना फिफ्थ के लिए होगा, ना सिक्स्थ के लिए होगा। यहाँ पे कौन रहेगा, सिर्फ टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन देखो, टेंशन आला म्हणजे T1 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 का T2 T2 एंड ये T3, ये ऑलवेज ऍक्ट होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी आडवी उभी कुठे असेल कशी असेल फरक पडणार नहीं, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ 3 ही फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया है, उनका मैग्नीट्यूड एंड उनकी डायरेक्शन का। कौन सा, वेट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। परत एकदा, वेट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेट ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली, कॉन्टैक्ट फोर्स जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। आता नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस अपन का म्हणतोय, क्योंकि हम जब तक फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए सारे सरफेसेस स्मूथ होंगे, मतलब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, कड़ा ना। तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट होगा नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, वर्टिकली अपवर्ड नहीं, कहाँ पे एक्ट होगा, नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। उसके बाद में आएगा टेंशन, टेंशन ऑलवेज एक्ट होगा along the string and away from the body and tension will be same at every point। अगर स्ट्रिंग आणि जोपर्यंत एक म्हणजे कंडिशन नाही सांगणार तोपर्यंत आपल्यासाठी स्ट्रिंग ही काय असते, मासलेसच असते, ठीक आहे, क्लियर। चला घ्या लिहून एक्झाम्पल। अब ये दोनों भी जो डायग्राम दिख रही बोर्ड पे, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, कळालं का, आहे इक्विलिब्रियम मध्ये, तो इक्विलिब्रियम में अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 नहीं करना पड़ेगा, कळालं ना। जर इक्विलिब्रियम असेल तर नेट फोर्सेस 0 होतील, तो इक्विलिब्रियम अगर नहीं है तो सेम एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके लिए रिलेशन होगा समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इक्वल्स टू ma अलोंग x एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू ma अलोंग y। यानी इन जनरल हम यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ma करेंगे, एंड ऐसे क्वेश्चन में अननोन मोस्ट ऑफ द टाइम ए होता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चलो हो गया लिख के, हे क्लियर आहे ना सगळ्यांना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कारण याच्यानंतर परत हे डिटेल मध्ये एक्सप्लेन होणार नाही, त्यामुळे ज्यांना क्लियर नाही झालं रेकॉर्डेड लेक्चर बघा, तरी क्लियर नाही आलं 2दा बघा, पण हे आज क्लियर झालंच पाहिजे, ठीक है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन डिस्कस किया हमने कल, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड डिस्कशन होगा, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, मोशन में सेट हो जाएगी, जैसे दोनों एग्जांपल में दिख रहा है। मॉड्यूल है, चलो शॉर्ट एग्जांपल कहाँ तक हुए थे, शॉर्ट 16 तक हो गए थे। चलो नेक्स्ट, आज का होमवर्क है सॉल्व एग्जाम्पल 30 तक, टोटल सॉल्व 33 का। मी सॉल्व म्हणते, सॉल्व म्हणजे SOLVED सॉल्व। किती सांगितले मी आज, 45 ना, तो 16 तक हो गए थे, 17 से लेके 30 तक म्हणजे 30 पर्यंत, ठीक है, इतने करने आज। तो 31 to 45 जो होंगे वो हम कल करेंगे। सॉल्व किती आहे, 45 के 35 35 आहे का, एक काम करा, करून टाका 35, ठीक है। शेवटचे 4-5 झाले तर ठीक है, नहीं झाले तर उद्या आपण क्लासमध्ये घेऊ। उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 स्टार्ट होती है, बराबर। कल 14 हो गए थे, आज झाले 14 तर ठीक आहे, नाहीतर सॉल्वला प्रेफरन्स द्या, कळालं। अनसॉल्व झालेच पाहिजे असं काही नाही। आज काय वर्क आपलं बेसिक सॉल्व एक्झाम्पल 17 to 30 कंपल्सरी आहे, ते झाल्यानंतर येत आहे असं वाटलं तर नेक्स्ट सॉल्व करू शकता, ठीक है, बट हे कंपल्सरी उद्यापर्यंत कंप्लीट करून। नाउ टेस्ट विल बी देयर, टेस्ट है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर।